Hello students, welcome in political science class. In the last lecture we had learned chapter number first, post World War political development, where we had learned about the background, then First World War, then countries involved in the First World War, and now today we are going to learn about the Second World War. Then now listen carefully. Second World War. The Second World War was fought between 1939 and 1945. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में वहाँ पे लड़ा गया था. इट प्रूव्ड टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और उसने ये प्रूव किया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ज़्यादा भयानक था. Not only was it more widespread compared to the First World War. तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही बड़ा ऐसा वॉर वहाँ पे रहा था. नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर बट आल्सो मोर एडवांस इन टेक्नोलॉजी. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बड़ा ही नहीं, लेकिन इस वॉर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ पे किया गया था. एडवांस टेक्नोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड इन द वॉर. कंट्रीज विच टुक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वंस अगेन फेस्ड अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. तो जो भी सारी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूडेड थी उन्होंने फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस को वहाँ पे फेस किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस किए. लेट्स राइट. The Second World War was fought between 1939 and 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में वहाँ पे हुआ था. What events were unfolding in India during this period? तो इसी पीरियड में इंडिया के अंदर कौन सी चीज़ें वहाँ पे हुई थी? What was the effect of the Second World War on the India? और इंडिया के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का किस तरह का इफेक्ट हुआ था, जिसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, लिखनी है. कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंट्रीज विच वेयर इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Then here we can see a chart. In that chart there are two columns. First column is showing Allied power and Axis power. In Allied power there were countries like Britain, France, then Australia, Canada, New Zealand, India, Soviet Union, China and America. तो अलाइड कंट्रीज में आने वाली ये सारी कंट्रीज है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना और अमेरिका. एंड एक्सिस पावर. तो एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली, ये सारी कंट्रीज वहाँ पे रही थी. तो इन दोनों के बीच में इन दोनों वर्ल्ड के अंदर की जो कंट्रीज हैं जिनके बीच में वहाँ पे वॉर हुआ था, अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपना बहुत ही बड़ा रोल वहाँ पे प्ले किया था. इट हैड मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स. तो इस अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर वहाँ पे किया, बनाया, उस वक्त बनाया था. In order to end the war, it dropped 2 nuclear weapons on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, on 6th and 9th August 1945 respectively. तो ये जो न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने वहाँ पे बनाया था, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करते वक्त, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था उस वक्त उन्होंने इन न्यूक्लियर पावर्स को ड्रॉप किया. कहाँ पे? जापान के अंदर. जापान की कौन सी सिटीज़ के अंदर? हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर. कौन से दिन? 6th and 9th अगस्त इन 1945. तो 1945 में 6th और 9th अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में वहाँ पे ये न्यूक्लियर अटैक अमेरिका ने किया था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप एंड ऑफ जापान इन एशिया. तो एशिया की जर्मनी और जापान इन कंट्रीज के डेफिट से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पे खत्म हुआ था. अमंग द मेनी इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द
world after the second world war was beginning of the cold war। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बहुत से सारे इवेंट्स वहाँ पे हुए, जैसे कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद शुरू हुआ कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर वहाँ पे स्टार्ट हुआ जो 1945 to 1991 is the long period of the Cold War। Let us take stock of the few changes in this period। तो ये जो कोल्ड वॉर चला था वो 1945 से लेकर 1991 तक वहाँ पे चला था, जो बहुत ही बड़ा पीरियड वहाँ पे कोल्ड वॉर का कहा जाता है। तो इस कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। देन नाउ लिसन केयरफुली व्हाट इज कोल्ड वॉर। America and Soviet Union, who were allies in the Second World War, become competitors as soon as the war got over। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन ये दो बड़ी कंट्रीज है। अमेरिका तो आप जानते हो है ना, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सोवियत यूनियन मतलब आज का रशिया, who were allies in the Second World War become competitors as soon as the war got over। तो जब तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये कंट्री अलाइज कंट्री थी, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने वाली कंट्रीज थी, फ्रेंडली ऐसी कंट्रीज थी। और उसके बाद ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर वहाँ पे बन गए जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। द कोऑपरेशन बिटवीन देम गेव वे टू राइवलरी। तो एक दूसरे के बीच का ये जो कोऑपरेशन वहाँ पे था वो वहाँ का एक राइवलरी मतलब वही कारण जो बना एक दूसरे के दुश्मनी का, राइवलरी का। दिस राइवलरी ऑक्युपाइड द पीरियड ऑफ 40 to 45 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के 40 to 45 ईयर्स का पीरियड इस राइवलरी ने ऑक्युपाई किया था। तब तक ये राइवलरी दुश्मनी इन दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। देयर वॉज ओपन वॉर बिटवीन दिस टू कंट्रीज। There was no open war between these two countries, but there was such a tension in their relations। तो इन दोनों के बीच में कोई ओपन वॉर नहीं हुआ था जो लैंड पे वहाँ पे लड़ा गया था, है ना। तो इनके बीच में जो वॉर हुआ था वो एक टेंशन वाली रिलेशनशिप थी, मतलब कभी भी दोनों कंट्रीज वॉर के लिए तैयार हो सकती है या दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो सकता है। ऐसी सिचुएशन दोनों कंट्रीज में वहाँ पे बनी हुई थी। That it seems that a war would erupt anytime। The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war। तो कोल्ड वॉर क्या है कि मतलब एक्चुअल में वॉर वहाँ पे नहीं लड़ा जाता, वेपन्स लेकर एक दूसरे के साथ वहाँ पे फाइट नहीं की जाती, लेकिन एक टेंशन वाली एक सिचुएशन दो कंट्रीज के बीच में बनती है, ये होता है कोल्ड वॉर। But there are such tensions in the circumstances that they may be responsible to cause war। तो दोनों के बीच में ऐसे टेंशन वाले सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे बनते हैं, सिचुएशन वहाँ पे बनती है कि जो दूसरे वॉर को, एक्चुअल वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो इस तरह के वॉर को कोल्ड वॉर वहाँ पे कहा जाता है। In this period, America was already a superpower, but the Soviet Union also tried to become a superpower in making nuclear weapons and by increasing the military might। तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ये एक सुपर पावर कंट्री वहाँ पे थी, उसके साथ साथ में सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ये भी एक सुपर पावर वहाँ पे बनना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे अपने न्यूक्लियर्स वेपन बना लिए, अपनी मिलिट्री माइट मतलब मिलिट्री की जो पावर है उसे बढ़ा लिया। द स्ट्रगल फॉर पावर आर्म्स रेस differences and ideologies attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the cold war। तो इस तरह की जो पावर के लिए स्ट्रगल चल रही थी, आर्म रेस चल रही थी और अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज और दो कंट्रीज के बीच में एक दूसरे के लिए चेकमेट वाला जो एटीट्यूड था, मतलब मैं तुझसे सुपीरियर हूँ, इस तरह की जो मतलब सोच थी दोनों कंट्रीज की वो, और उसके साथ साथ उनकी स्ट्रेटेजीज मतलब वॉर प्लानिंग वहाँ पे जो चल रही थी और काउंटर वॉर प्लानिंग, काउंटर स्ट्रेटेजीज जो दोनों के बीच में चल रही थी, उन्होंने इस कोल्ड वॉर को बढ़ावा दिया था। देन इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर, क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर क्रिएटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो इस कोल्ड वॉर के बीच में दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बनाई हुई थी. द रिस्पेक्टिव सुपर पावर टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज ज्वाइनिंग द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय देम. तो उन्होंने जो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो किस लिए बनाई थी कि उन्हें मदद करने वाली जो कंट्रीज है उनकी सिक्योरिटी के लिए. तो नाटो, दैट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वॉज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका. तो अमेरिका ने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बनाई जिसका नाम था नाटो. उसका फुल फॉर्म इस तरह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और while the Warsaw Pact was the military organization under the command of the Soviet Union. और सोवियत यूनियन ने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो था वॉरसॉ पैक्ट. वॉरसॉ पैक्ट ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सोवियत यूनियन ने वहाँ पे बनाया हुआ था. तो इस तरह की चीज़ें दोनों कंट्रीज के बीच में वहाँ पे चल रही थी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाली. अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन. इज देयर एनी को रिलेशन बिटवीन द एडवांस इन टेक्नोलॉजीज एंड वर्ल्ड पीस. तो टेक्नोलॉजीज के बीच में जो एडवांस है, टेक्नोलॉजीज बढ़ना और जो वर्ल्ड पीस है, इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या, ये आपको बताना है. उसके लिए आपका ओपिनियन क्या है. हाउ कैन टेक्नोलॉजीज बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो सकता है वो आपके ओपिनियन में आपको बताना है. बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर most countries of the world joined either of the two superpower blocks. तो वर्ल्ड के अंदर जो भी सारी कंट्री थी या बहुत सी सारी जो कंट्रीज है इस कोल्ड वॉर के बीच में दोनों कंट्रीज के साथ वहाँ पे जुड़ गई थी. मतलब कुछ कंट्रीज जो है वो अमेरिका के साथ जुड़ गई थी और कुछ सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ जुड़ गई थी. सच डिवीजन ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर इन टू ग्रुप्स इज बाइपोलराइजेशन. तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सी सारी जो कंट्रीज है उनका इस तरह से दो ग्रुप में डिवीजन हो गया, दो ग्रुप में उनके वो डिवाइड हो गई. इसे ही बाइपोलराइजेशन कहा गया है. द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर इंक्रीज ड्यू टू दिस द स्पीयर ऑफ द टेंशन स्प्रेड. और इसी की वजह से कोल्ड वॉर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा और दो कंट्रीज के बीच का ये टेंशन बढ़ता गया. ओके, the next part we will learn in the next lecture. Okay, bye.